बहुत सारे यहाँ पर टर्म्स हैं जो हमें जेनेटिक्स में सबसे पहले कर लेने चाहिए, अदरवाइज वो बार बार बीच में आते हैं और हमें परेशान करते हैं। जैसे कि पहला टर्म हमारा जो है वो है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या होता है? कोई भी ऐसा हेरिटेबल फीचर जो कि इनहेरिट हो, जो जैसे कि आई कलर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चला जाता है, हाइट है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चली जाती है ना, उसे बोलते हैं कैरेक्टर। और अल्टरनेटिव फॉर्म ट्रेट क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, जैसे कि आई कलर है ब्लू और ब्राउन है, या हेयर कलर है ब्लू ब्राउन है, दूसरे भी कलर हैं, वो सारे क्या है? वो ट्रेट हैं, यानी है वो हेयर का कलर ही, हेयर का कलर कैरेक्टर, और उसके जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो सारे क्या हैं? ट्रेट हैं। जैसे हाइट इज अ कैरेक्टर एंड जो टॉल एंड डॉफनेस है वो क्या है? ट्रेट है। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले करा। अब हम ये देखते हैं कि ये आपका जो जीन या एलील है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन और एलील। तो एलील को एलिलोमॉर्फ भी बोलते हैं, सबसे पहली चीज़ है। अब ये क्या है? ये अल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ जीन है जो कि सेम लोकस में दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पाया जाता है, और ये सेम कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन को, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको इस तरीके से बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, ये मान लीजिए ये मेल स्पर्म है, ठीक, और ये मेल है, मेल का स्पर्म है, और ये फीमेल का है, ये फीमेल का गैमीट है। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या हो रहा है? दोनों एन है, यानी इसमें कितना है? 1 से लेकर 22 तक क्रोमोसोम सेम है, बाद में एक्स हो सकता है या एक और एक्स हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, और इसमें भी 1 to 22 तो सेम ही क्रोमोसोम होंगे, और या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब ये फ्यूज़ हो गया, ठीक है, जब ये फ्यूज़ हो गया तो इसने क्या बना लिया? ज़ायगोट बना लिया। ठीक, तो अब हम ये देख रहे हैं कि मान लीजिए इसका एक क्रोमोसोम है कोई, ये आपका सेंट्रोमियर है, ये एक क्रोमोसोम है, इसमें यहाँ पर जीन है, यहाँ पर जीन है, यहाँ पर जीन है, इस तरीके से। मान लीजिए ये मेल का, ये फादर का क्रोमोसोम है, और ये मदर का क्रोमोसोम है। ठीक है, ये मदर का क्रोमोसोम है। इसमें मान लीजिए अगर आई कलर है तो इसमें भी सेम लोकेशन पे आई कलर होगा। ठीक है, यहाँ पर हाइट का है तो सेम लोकेशन में हाइट को कंट्रोल करने वाला भी जीन होगा। यहाँ पर मान लीजिए हेयर कलर है तो यहाँ पर भी सेम लोकेशन में हेयर कलर का ही होगा। और जो क्रोमोसोम सेम लोकेशन पे जो इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो आपस में पेयरिंग करेंगे और क्या बना लेंगे? होमोलोगस पेयर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाती है? डिप्लॉयड कंडीशन हो जाती है। 46 क्रोमोसोम है, लेकिन वो कितने पेयर में है? 23 पेयर में है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ने क्या कर लिया है? पेयरिंग कर ली है। एक क्रोमोसोम मदर के आया है और एक क्रोमोसोम फादर से आया है, और उनमें जो जीन है वो जो कहाँ पर लोकेटेड है? सेम लोकेशन पे लोकेटेड है। तो और ये क्या होता है? ये आपका यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं? एलील क्या होता है? एलील ये होता है कि अल्टरनेटिव या कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ जीन है जो कि सेम लोकस यानी जगह, दो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक एलील है आई को कंट्रोल करने वाला, ये एक एलील है, सेम लोकस पे कंट्रोल, ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। ये मदर के उसमें है जो आई को कंट्रोल कर रहा है, ये फादर में है जो आई को कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है ये ब्लू कलर के लिए हो सकता है ये ब्राउन कलर या ब्लैक कलर के लिए हो। ठीक है, ट्रेट अलग हो सकता है लेकिन ये कैरेक्टर सेम है, एक ही जो है वो आई को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरीके से हाइट टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ के लिए भी कंट्रोल हो सकता है। मीन्स ट्रेट में भी डिफरेंट, यानी ये डिफरेंट एलील्स हैं जो सेम कैरेक्टर को ही कंट्रोल कर रहे हैं बट इन अ डिफरेंट वे। यानी एलील्स क्या होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम में जगह पर सिचुएटेड हैं और सेम ही लोकस पे मदर एंड फादर के होते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल में आ जाते हैं, जैसे कि टॉलनेस एंड डॉफनेस का है। अब हम देखते हैं व्हाट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस हम पहले ही कर चुके हैं कि ये एक वो इंडिविजुअल होते हैं जो आइडेंटिकल एलील्स करते हैं। जैसे कि एलील्स हम लोग लिखते हैं, हम जानते हैं एलील्स क्या होता है। एक जीन में क्या होते हैं? 2 एलील्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मेंडल ने बोला नॉर्मली, और ये जो है ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो ये सेम होंगे, ये एलील्स सेम होंगे। ठीक है, और अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो ये क्या होंगे? ये डिफरेंट होंगे, एक कैपिटल होगा, एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। ये जो टर्म है आपका होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एलील, ये सारे टर्म्स किसने दिए थे? बेट्सन ने दिए थे। यानी कि एलील कैसे एक इंडिविजुअल में जो आइडेंटिकल एलील्स अगर पाए जाते हैं किसी इंडिविजुअल में किसी एक जीन के, तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस एलील। और अगर ये डिफरेंट हैं, हेट्रोजाइगस हैं, अलग अलग हैं, कॉन्ट्रास्टिंग है, तो इन्हें बोलेंगे हेट्रोजाइगस। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं अपना कि फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप जैसे क्लास 10th में हम पढ़ रहे थे, किसी भी इंडिविजुअल का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है वही उसका फिनोटाइप है। टॉलनेस है, डॉफनेस है, आई का कलर ब्राउन है, जो भी बाहर से देखने में है वो फिनोटाइप हो गया। और जीनोटाइप क्या है? उसका जेनेटिक अरेंजमेंट कैसा है।
ठीक है। अब हम आ जाते हैं, पहले हम देखते हैं डोमिनेंट एलील क्या होते हैं। डोमिनेंट एलील वो होते हैं कि जो कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस अपने आप को कर सके। जैसे कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये जो कैपिटल टी है, क्योंकि ये कैपिटल टी ये टॉलनेस के लिए और वो डोमिनेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, इसलिए हमने उसको कैपिटल टर्म लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया होमोजाइगस टॉल। और ये है तो अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पर भी कैपिटल टी है तो वो स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, खुद एक्सप्रेस होगा। तो ऐसे एलील जो कि होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके वो होते हैं डोमिनेंट एलील। और जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सकें डोमिनेंट एलील के रहते हुए, वो सप्रेस हो जाएं, उन्हें रेसेसिव एलील भी बोलते हैं। ये अपने आप को केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो भी तब जब डोमिनेंट एलील एब्सेंट हो। तो ये जैसे ड्वार्फनेस का हो गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है कि जब हम क्रॉस कराते हैं और दो प्लांट्स को हमने क्रॉस कराया, ठीक है, उनके सारे कैरेक्टर सेम हैं, बस एक जगह पर ही, मान लीजिए हाइट के केस में ही एक टॉल है एक डॉफ है, यानी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। और उनकी क्रॉस कराई तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बाकी सारे कैरेक्टर सेम थे, सिर्फ एक जगह पर ही उनको वो अलग थे। ठीक है, इसी तरीके से डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होगी? डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग देखेंगे कि दो इंडिविजुअल हैं जिनमें बाकी सारे कैरेक्टर सेम है, लेकिन मान लीजिए उनकी टॉलनेस है और जो है येलो सीड है, उसके पास पी प्लांट है, और इसी तरीके से आपका यहाँ पर डॉफनेस है और राउंड सीड है या ग्रीन सीड है। तो ये क्या हो गया? ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने ले लिए। ठीक है, ये मेंडल ने किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस वगैरह ये मेंडल ने करवाई थी। ठीक है, तो ये हमने इस चीज़ को देख लिया। अब हमारा जो एक और रह गया दैट इज़ प्योर लाइन। प्योर लाइन क्या होती है? ये ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है? ये टर्म जो है वो जॉनसन ने दिया था, और उनका ये कहना था कि एक जब आप किसी क्रॉस को आप करते हैं और उसको सेल्फ पॉलिनेट होने देते हैं, और अगर उसके अंदर कोई कैरेक्टर दूसरा हिडन नहीं है, मान लीजिए टॉलनेस वाला सीड है, आपने उसको सो किया, आपने क्रॉप में चेंज किया उसको, और वो टॉल ही सारे प्लांट निकले, एक भी डॉफ नहीं निकला। उसके बाद फिर से उनके सीड निकले, फिर उनको आपने ग्रो किया, फिर भी वो टॉल निकले, फिर उनको आपने ग्रो किया उनके सीड निकाल के। कितनी भी जनरेशन तक आप करते रहें और अगर उसमें सेम कैरेक्टर ही आता है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 3-4 जनरेशन करके देख लेते हैं तो पता चल जाता है कि कोई कैरेक्टर जो है वो हिडन नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़। तो मेंडल ने प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ को भी गेन किया था ताकि वो उनमें कोई कैरेक्टर छिपा ना हो, तब उसको जाके उन्होंने अपने हिसाब से क्रॉस ब्रीडिंग करा के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे। अब हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि डीएनए और जीन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। जैसे कि हम लोग कर चुके हैं कि ये अगर ये आपका सेल है, ये अगर आपका सेल है और ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसमें क्या होता है? क्रोमेटिन थ्रेड इस तरीके से पड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्रोमेटिन थ्रेड पड़ा होता है, और ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है ये किससे बना होता है? ये डीएनए के फाइबर से बना है। ये डीएनए फाइबर लगभग कितना होता है? 2.2। ये डीएनए का फाइबर से बना हुआ है, 2.2 मीटर होता है। सोचो 2.2 मीटर, और सेल का साइज तो बहुत माइनस में होता है, -3 या 10⁻³ ऐसे करके होता है ना, माइनस में, यानी इसको इतना कंडेंस्ड होना पड़ेगा, है ना। तो इतना कंडेंस्ड होने के लिए डीएनए को क्या होता है? बहुत ज़्यादा पैकेजिंग इसकी होती है। कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन्स करती हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर इसको खूब क्या करती हैं? खूब कंडेंस कर देती हैं, और क्या बना देती हैं? एक क्रोमेटिन थ्रेड बना देती है। और अगर जब ये डिवीजन में के लिए जाता है, सेल डिवाइड करता है, तो ये कैसे स्ट्रक्चर बना देती हैं उसका? इसको क्रोमोसोम में चेंज कर देती हैं, है ना। तो ये क्रोमोसोम जो है इसमें क्या होते हैं? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं। इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक ही क्रोमोसोम के पाए जाने वाली जो आर्म्स होती हैं उन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, जो कि सेम सेंट्रोमेयर से अटैच होती हैं। ये टिपिकल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो किससे बना है? क्रोमैटिन से ही बना हुआ है, कंडेंस्ड होकर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब अगर हम ये इस तरीके से कंडेंस्ड है, तो अगर हम इस थ्रेड को निकालें तो ये देखने में कैसा लगेगा? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, ये डबल स्टैंडर्ड आपका डीएनए हो गया। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो इसमें क्या हिस्टोन प्रोटीन्स है ना, बीच बीच में आपकी हिस्टोन प्रोटीन्स है। तो हम डीएनए थ्रेड को देख रहे हैं। अगर हम डीएनए थ्रेड को देखें तो ये कैसा है? ये डीएनए थ्रेड आपका कैसा है? ये आपका ये कर चुके हैं, वॉटसन एंड क्रिक ने प्रूव किया था कि डीएनए। अब देखो, हम ये देखते हैं कि जो सेल है हमारी, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, और इसके अंदर क्या है? आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन है, और अंदर क्या पड़ा हुआ है? आपका न्यूक्लिक एसिड यानी क्रोमैटिन फाइबर। ये क्रोमैटिन फाइबर कैसे बना हुआ है? ये क्रोमैटिन फाइबर
किससे बना हुआ है, दो चीज़ों से बना हुआ है। एक तो डीएनए फाइबर से बना है, डीएनए इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, डीएनए से बना हुआ है, एंड प्लस किससे बना है, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। देखो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, ये जो डीएनए की लेंथ है ये 2.2 मीटर है, और ये जो न्यूक्लियस है ये 10⁻³ में है। सो जो इतने छोटे साइज में इतना बड़ा 2.2 मीटर को अंदर जो है पैक करके अंदर पैक करना हुआ है इतनी छोटी सी जगह में, तो इससे कितना सुपर क्वाइल्ड होना पड़ेगा। तो इस सुपर क्वाइलिंग में हेल्प कौन करता है, हिस्टोन, यानी इस 2.2 मीटर लंबे धागे को हिस्टोन प्रोटीन रैप करता है, उसे बहुत ज़्यादा पैकेजिंग करता है और कंडेंस कर करके कैसा स्ट्रक्चर बना देता है, ऐसे मान लीजिए आपका क्रोमेटिन थ्रेड है और थोड़ी थोड़ी दूर पे इसमें क्या बनी हुई है, हिस्टोन प्रोटीन्स। जानते हो आप 8 ऑक्टामर होता है हिस्टोन प्रोटीन्स में, ये जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। थोड़ी थोड़ी दूर पे बीड लाइक अपीयरेंस है। ये आपका क्रोमेटिन थ्रेड है जिसमें दो चीज़ें हैं, एक है आपका डीएनए और एक है आपका हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये दोनों चीज़ों से मिलकर क्या बना हुआ है, क्रोमेटिन थ्रेड। और इसी की क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग से जब बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग हो जाती है तो ये कैसा स्ट्रक्चर ले लेता है, एक कंडेंस रॉड शेप स्ट्रक्चर ले लेता है जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम, जो कि एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है। सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाता है, और ये जो दो क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग से जो इसकी आर्म्स बनी है इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिड, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम को बिलोंग कर रही हैं। यानी क्रोमोसोम जब ये सेल डिवाइड होने पे जाएगा, जब सेल डिवीजन स्टेट में होगा, तो ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड है, ये कंडेंस्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाएगा, और मेटाफेज स्टेज में ये इस तरीके से हमें दिखने लगेगा, ये क्रोमोसोम दिखने लगेगा। यानी देखा जाए तो क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए से। अब अगर हम इसे एक थ्रेड को खोलें तो ये थ्रेड किस तरीके से है, डीएनए, जैसा कि वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि डीएनए अकेला नहीं है, ये दो फाइबर्स हैं जो कि क्वाइल्ड एंड सुपर क्वाइल्ड है, ठीक है, और बीच बीच में हिस्टोन प्रोटीन्स इन्हें पैक कर रही हैं। तो ये जो डीएनए का फाइबर है जो कि डबल स्टैंडर्ड है, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, तो अगर हम इस डीएनए फाइबर को खोलें तो इस डीएनए फाइबर को अगर हम देखें इस तरीके से, ठीक है, मान लीजिए अगर हम इसे सीधा कर दें, इस तरीके से देखें, तो इसके कुछ पार्ट जो होंगे वो जो है वो उनमें कोडिंग होती है। तो हमें पता है डीएनए किससे बना होता है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं डीएनए किससे बना होता है, ये मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में हम कर लेंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा समझने के लिए चाहिए डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमें पता है पेंटोज शुगर होती है, और क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, PO4 2-2, और क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड थायमाइन, ठीक है, ये होते हैं। और ये इस तरीके से अंदर की तरफ AT, इसका T वाला, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होता है, ये क्लास 10th में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अगर A है तो सामने T से हाइड्रोजन बॉन्ड से होगा, T है तो A से होगा, इस तरीके से होता है। यानी ये क्या है, यही कोडिंग बनाता है, ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं यही क्या करते हैं, कोडिंग बनाते हैं। यानी वो कोडिंग यानी डीएनए में निकल कर यह है कि कोडिंग होती है। कोडिंग किस चीज़ की होती है, प्रोटीन के बनने की होती है। वही प्रोटीन आगे चल के क्या बनाते हैं, कैरेक्टर बनाते हैं। यानी कि एक जीन, तो वो पार्ट डीएनए का, वो पार्ट, द पार्ट ऑफ डीएनए का वो पार्ट, द पार्ट ऑफ डीएनए जो कि क्या करता है, कोडिंग करता है। किसकी कोडिंग करता है, प्रोटीन की कोडिंग करता है, उसे क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अगर ये हमारा डीएनए है तो सारा का सारा पार्ट कोडिंग नहीं कर रहा है, कुछ पार्ट ही ऐसा है जो कि, तो अगर ये जीन डीएनए है और इसमें बहुत सारे जीन हुए, एक डीएनए में बहुत सारे जीन होते हैं, ठीक है, लेकिन पूरे डीएनए में केवल 2% जो है वो ही डीएनए फंक्शनल जीन होता है। यानी 2% जो डीएनए है वो ही केवल जीन बनाता है। जीन क्या होता है, जो कि किसी प्रोटीन को कोड करे, कोड फॉर प्रोटीन। यानी जीन तो बहुत सारे हैं लेकिन फंक्शनल जीन कितना है, केवल 2% है, ठीक है। बाकी क्या है, रेस्ट ऑफ ऑल 98% क्या है, 98% जंक डीएनए है जो किसी चीज़ की कोडिंग, किसी प्रोटीन की कोडिंग नहीं करता है। यानी केवल 2% डीएनए जो है, यानी जीन इज दैट पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर एनी प्रोटीन और विच एक्सप्रेस फॉर एनी प्रोटीन, यानी उसमें ही किसी प्रोटीन को बनाने की कोडिंग होती है, ठीक है। तो यानी ओनली 2% इज फंक्शनल और बाकी तो जंक डीएनए है। और जितने भी हमारे बॉडी के कैरेक्टर हैं, जितने भी ऑल कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जो भी कैरेक्टर्स हैं ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के हैं, वो कौन कंट्रोल करता है, किसकी वजह से हैं, बिकॉज ऑफ जीन की वजह से हैं। यानी कोई भी कैरेक्टर है वो कैसे बनता है, कंट्रोल्ड बाय जीन, एक जीन कंट्रोल करता है, ठीक है। जीन कंट्रोल बाय जीन। और जीन कहाँ होता है, जीन क्रोमोसोम में होता है या डीएनए में होता है, डीएनए का पार्ट या क्रोमोसोम का पार्ट होता है। जीन वो पार्ट है क्रोमोसोम या डीएनए का जो किसी प्रोटीन के लिए कोडिंग रखता है, यानी उसमें जो कोडिंग है,
यानी कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल होता है किसी जीन से, और जो भी ट्रेट है वो कंट्रोल होता है किससे, एलील से, जीन के ही अल्टरनेटिव फॉर्म से। जितने भी ट्रेट्स वगैरह हैं वो सब क्या है, मल्टीपल एलील्स है। जैसे कि ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, 4-5 कलर हैं हमारी आइज के, बहुत सारे कलर्स हैं। तो ये मल्टीपल एलील्स है हमारी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज में, जो कि इसे कंट्रोल कर रही है। यानी जितने भी ट्रेट्स हैं, जैसे आई कलर हो गए कई सारे, तो वो कई सारे जीन के फॉर्म जो हैं उसे कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हमने समझ लिया कि एलील्स को क्या होते हैं और कैरेक्टर क्या होते हैं और वो कहाँ सिचुएटेड है, और जीन क्या होता है। जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए।